हेलो एवरीवन। आज हम फिर आए हैं गुनाहों का देवता, जो कि हम पिछले वीडियो में 35 पेज नंबर तक पढ़ चुके थे, 35 तक। पर मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था मोबाइल का, तो वो वीडियो एब्रप्टली बंद हो गया, मतलब अचानक से बंद हो गया। तो हम 35 पेज नंबर मतलब 36 पेज नंबर से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ 35 तक हमने क्या क्या पढ़ा था। बड़े ही मज़ेदार तरीके से कहानी बढ़ रही है, जिसमें हमको गेसु और सुधा की बातचीत दिखाई गई है ना, कि कैसे सुधा एकदम शादी के अगेंस्ट ही है, कि झंझट में फंसना ही नहीं चाहती है। तो लास्ट के कुछ पैराग्राफ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सुधा बोलती है, अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हैं, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का। मंगनी कब होगी तेरी। मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। येसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचा जाद भाई है ना, तुझसे तो पहले उनसे बोल चाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों के को साथ साथ पढ़ाते थे, और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब वो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा। क्या बात है, मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद आया। खैर यह सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी। जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे। तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खींच गया। ये कब बनवाया तूने। बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे क्या। गेशु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल है। वाह। क्यों गेसु, तूने सचमुच में के कमल देखे हैं। न, मैंने देखे हैं। कहाँ। असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहकर के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पहरे में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ, तब मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को। न, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं न वे। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेंगी। किस दर्जे में पढ़ती हैं। प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और
गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो, यही बातचीत करें, आराम करें। सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोही अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत! बेहद झेप कर और फाइल से मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा। क्या बात है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई? कौन ये ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है। क्या बात है गेसु। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक रिदायत तीरगी है और ख्वाबे कायनात। एक रिदायत तीरगी है और ख्वाबे कायनात। डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। क्या बात है। पहली लाइन का क्या मतलब? सुधा ने पूछा। रिदायत तीरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और ख्वाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रिदायत तीरगी है और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुम्हें शेर सुनवाए। यह ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं हैं तब तक जितना चाहे कार घिसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि देकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम होती थी। धूप की तेज़ी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज़ थी जिस पर कोई किताब खुली हुई थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियों एक नाजुक तेज़ी से डोरे में सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग के इकलाई के लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ का लहरा रहे थे। नील कांठे की टहनियों उसका सुनहली लहरें समझकर अटखेलियाँ खेल रही थी। चंदर की साइकिल अब अंदर दिख पड़ी थी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नज़र नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहा सकते हैं। और सुधा को तो देखिए, क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ, देनी है। तो मैं क्या करूँ? नहा रहे होंगे अभी। कोई ये तो
है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए न, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नाचते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चली गई। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज़ पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो, सुधा ने गुस्से में कहा। नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसे लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज़ में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज़ हो पागल? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज़ हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार न आओ, इस पर हम क्यों नाराज़ होंगे? बड़े कहीं क्या है, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है, अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं, अब जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझा कर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो यो अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था ना उसने, फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज़ होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली भी जाना। हाँ चली जाना, तुम्हें कहते क्या लगता है? गेसू ने कितना बुरा माना होगा, सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गया। अच्छा आज देखो कहेंगे नहीं। आज दोपहर को आप बुला लाइए वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से, सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। जो पापा आ गए नहाकर जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, ज़रा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोग से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इनमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों पर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें
कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को ज़बरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तर्षि का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज़ के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है, अब तो बहुत बड़ी हुई होगी। अभी शादी नहीं हुई? मैंने तो सोचा वह मिले या न मिले। नहीं, वह नहीं है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा, पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी, अच्छा चंदर, मैं पूजा कर आऊँ जल्दी से। तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज़ पर एक चाट है, ज़रा इसको ठीक तो कर दो तब तक, मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज़ पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली से चाइना इंक रखी थी और मेज़ पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या बला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है, आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई है, खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम लोग, और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकाल कर मेज पर रख दी। अरे, तस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई, शऊर नहीं ज़रा सा? चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नोन दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। बताओ, सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा और राम राम। पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होगे, थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इन बात पर, और उसने पानी में हाथ डुबाकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए स्याही के और बेतकल्लुफ़ी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस, अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं है, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया, चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो और बिगड़ेंगे कि धोती में घी। स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमरे में खोंस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोंस लिया, गंदी कहीं की, चंदर ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। गजब की केमिस्ट्री है भाई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दिन दुनिया
किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तब तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी ज़िंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अंतर्मय होती थी, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता था। बाहर से वह चाहे जैसा भी हो, अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह इन लोगों की विशेषता होती, और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीज़ें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती है, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसीलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फल बनने की कोशिश करने लगें तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? प्यारा बात है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करेंगे तो नींव और ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र पर पत्थर है जिस पर समाज के सहारे भवन का बोझ है, और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू का वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा, और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसीलिए जब वह बैठकर कानपुर की मीलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री और सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदों को अमानुषिकता से लूटा, मतलब बेहद बुरे ढंग से लूटा है, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन उसके बावजूद उसने राजनीति में अब कभी डूब कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है। वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता, वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था।
और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह की दुनिया को उस ओर बढ़ने के लिए थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूँकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसीलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसीलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसे पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठ गए। चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर और दृष्टिकोण की ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन संस्कृतियाँ परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेगा। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि बहुत सशक्त है, अपने में बहुत ज़रूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इसे नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ज़रा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने में से बाज नहीं आते, और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेज़ों ने, वरना हिंदुस्तान ने तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियाँ भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होना तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति के अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती, और फिर वह एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज, प्रेम विवाह को असफल होते देखा है। बोलो है या नहीं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करते हुए कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं।
समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, यह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब ज़रा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना, पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु। प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। तो यह 46 पेज तक हमने पढ़ लिया है, आधे घंटे पूरे हो चुके हैं। 47 पेज से हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो पे। तो इसमें हमने डॉक्टर शुक्ला के व्यक्तित्व को देखा कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या थॉट्स है। शादी को लेके एक बहुत ही प्यारा इनका मतलब कन्वर्जेशन हुआ है, डॉक्टर शुक्ला और कपूर, मतलब अपने चंदर भाई का। थोड़े चंदर और सुधा के केमिस्ट्री को देखा, जो कि शायद आगे और हमें दिखाया जाए, क्योंकि वही मेन प्रोटैगनिस्ट है अपने स्टोरी के। और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मिलेंगे अगले भाग में। हाँ, थोड़ा स्लो हो सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, पर हाँ, कहानी ज़रूर ख़त्म की जाएगी। थैंक यू।